हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। मैं हूं प्रतीक सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉलिटी का, जो कि है इलेक्शन कमीशन। तो देखो, मैंने पहले लेक्चर में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल स्टेटस या फिर स्टेट पार्टी का स्टेटस या नेशनल पार्टी का स्टेटस वो सब कैसे मिलता है, और उसका नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो आप देख सकते हो। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्शन कमीशन कैसे बना है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि क्या कहते हैं उससे रिलेटेड है, और बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि क्या कहते हैं आप इस लेक्चर में सीखोगे। देखो, इलेक्शन कमीशन जो है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इलेक्शन कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको बहुत सिंपल वे में, मैं आपको गारंटी देता हूं, इससे सिंपलेस्ट वे में आपने इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं पढ़ा होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके क्या फंक्शन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, इलेक्शन कमीशनर कौन थे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट्स टू बी नोटेड, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस लेक्चर स्टेप बाय स्टेप। तो ये लेक्चर को पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये गारंटी मैं आपको देता हूं, लिख के देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। उसके बाद हम लोग उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की, कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल दिए हुए हैं और वो इलेक्शन कमीशन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के जितने मेन पॉइंटर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उसकी गहराई में आगे जाते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन कैसे बना है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं, टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद बात करेंगे कि टेन्योर क्या होता है, उसका रिमूवल कैसे होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि इलेक्शन कमीशन का सेटअप कैसा है, किस तरह से पूरा का पूरा सेटअप है जिसमें इलेक्शन कमीशन काम करता है, और उसका बजट कहां से आता है। मैं गारंटी देता हूं आज तक आपने कभी भी ये टॉपिक जो है कहीं से कवर नहीं किया होगा कि इलेक्शन कमीशन का बजट कैसा होता है। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धीरे धीरे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे बजट कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट करती है और बजट किस तरह से अलॉट होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स के बारे में, कि क्या जुडिशियल प्रोविजन है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे सिलेक्ट होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारी बातें। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट सीईसी। देन वी विल नो जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक बने हैं, और लास्ट में वी विल डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन डिटेल। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग ये समझेंगे। देखिए क्या होता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल तो याद कर लेते हो, लेकिन उस आर्टिकल के पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ चीजें छुपी होती हैं जिन्हें आप अगर अच्छे से समझ लो तो आपको वो टॉपिक और डिटेल में क्लियर हो जाएगा, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हर एक चीज याद रहेगी, जो कि क्या कहते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेटजी के। तो हम ये सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को जरूर से देखने के बाद आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। तो जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में कहा जाता है भारत का निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले जानते हैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गाइडलाइन में दिया जाता है और कहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्ट 15, जितना भी इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रोविजन है, that is covered in article part 15, article 324 to 329 of Indian Constitution. This is very important. पहली चीज, इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है आपके, वो सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 विच इज आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ही है। इलेक्शन से रिलेटेड इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में या फिर अडल्ट, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको दिखेंगी, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में खाली डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन।
तो इलेक्शन का एक बहुत छोटा पार्ट कह लो या इलेक्शन का मुखिया कह लो, जो इलेक्शन कराता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो जो आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है वो इनमें से आर्टिकल 324 है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब इलेक्शन की बात करता है तो पहले आर्टिकल में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 एस्टेब्लिशेस इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। वो ये कहता है कि भाई अगर आपको इलेक्शन करवाने हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ये बोला गया अगर इलेक्शन कराने हैं तो एक बॉडी जो कि इलेक्शन कराने में एकमात्र कैपेबल होगी और जिससे अथॉरिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेट इज इलेक्शन कमीशन, जिसके आर्टिकल 324 में मेंशन है। कैसे मेंशन है देखो, अब 324 में टोटल 6 पार्ट है। ठीक है, उन 6 पार्ट में तोड़ के इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कुछ चीजें बोली हुई हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको यह पता होना चाहिए कौन सी चीज। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इलेक्शन कमीशन तो है लेकिन अब इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रीजनल कमिश्नर, उनका टेन्योर, उनका रिमूवल, उनकी सैलरी और उनकी अपॉइंटमेंट कौन से क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसमें कुछ चीजें जो है वो आपको आर्टिकल में दी हुई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की है। और कुछ चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है किसे, पार्लियामेंट को, टू मेक रूल टाइम टू टाइम। तो दो चीजों में फर्क है। इलेक्शन कमीशन में कुछ चीज ऐसी होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई ये तो होनी चाहिए, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई आप पार्लियामेंट को ये पावर दी जा रही है कि वो रूल बना के डिसाइड कर ले। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यह आ गया मान लो इलेक्शन कमीशन से ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखो ये 6 पार्ट इंपॉर्टेंट है। 324(1) पहला पार्ट कहता है इलेक्शन कमीशन के सेटअप के बारे में कि वो किस किस के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट, इसी चीज को मैं आखिरी में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। 324(1) कहता है सेटअप ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन। 324(2) बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है इलेक्शन कमीशन में क्या होना चाहिए, लेकिन कितने लोग होने चाहिए ये मेंशन नहीं किया जाता। मतलब कहने का मतलब यह है इलेक्शन कमीशन में कॉम्पोजिशन बताएगा कि क्या होगा, कौन होगा, लेकिन कितने लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, 1 लोग होना चाहिए, 4 लोग होने चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता। नेक्स्ट बात आती है थर्ड पार्ट ऑफ आर्टिकल 324। इसमें बात करते हैं ये इलेक्शन कमीशन ये कहता है, इसमें इन्होंने एक टर्म मेंशन की है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो कि ये कहता है कि इट हु विल एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये 324(3) में कहा जाता है। फोर्थ में बोला जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, ये फोर्थ में बोला जाता है। फिफ्थ में बोला जाता है सर्विस एंड टेन्योर। फिफ्थ आर्ट जो 324 का फिफ्थ आर्टिकल है वो ये बताता है इलेक्शन कमिश्नर जो आप अपॉइंट करोगे उनका सर्विस और टेन्योर कितना होना चाहिए, वो आपको बताता है 324(5) में। और 324(6) सपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन टू डिस्चार्ज ड्यूटी एज पर आर्टिकल। ये 324(6) में इतना कहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट हो इलेक्शन कमीशन को ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, उसका जो प्रोविजन है वो यहां पे जो है दिया गया है कि उसको सपोर्ट किया जाए टू डिस्चार्ज इलेक्शन कमीशन ड्यूटीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ इलेक्शन। तो अब ये चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब तो उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स। तो देखिए इलेक्शन कमीशन जो था आपको पता है वो सेटअप कब हुआ है, डेट इज ऑन 25 जनवरी 1950, मतलब आपका रिपब्लिक डे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिपब्लिक डे सबको पता है 26 जनवरी 1950, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा उसके एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन हमारा एस्टेब्लिश हुआ है, दैट इज ऑन 25 जनवरी 1950। और इस दिन को इंडिया में नेशनल वोटर्स डे के दिन से सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन आप भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये पहला मेन पॉइंट हुआ। दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपकी बॉडीज जो है वो बहुत तरह की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट्यूटरी, नॉन स्टेट्यूटरी, एक्ट बॉडीज होती हैं। तो लेकिन आपकी जो इलेक्शन कमीशन है डेट इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनका स्पेसिफिक मेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन का कमीशन का मेंशन हुआ है, डेट इज वाई इलेक्शन कमीशन इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है एट प्रेजेंट इट इज ए निर्वाचन सदन इन न्यू दिल्ली। अब इस समय एट प्रेजेंट जो इस समय इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है
तीन लोग हैं इलेक्शन कमीशन जो मिलकर बना रहे हैं इस टाइम पे। पहला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। मतलब इलेक्शन कमीशन वी कैन से इट इज 3 मेंबर बॉडी, जिसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इनकी क्या पावर्स होती है, कैसे वो पावर डिवाइड होती है, ये सब मैं आगे बात करूंगा। तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो देखिए आर्टिकल 24 ने क्लियर मेंशन किया है कि जो इलेक्शन का कंट्रोल है उसका जो सुप्रिटेंडेंट पावर है और जो उसकी रिलेटेड सारी डायरेक्शंस हैं वो सारा का सारा जो है वो इलेक्शन कमीशन में वेस्ट होती है। दैट इज व्हाई इलेक्शन कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक बॉडी लाइक इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही इंश्योर करता है कि आपके जितने इलेक्शन है वो इंपार्शियल तरीके से विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सके। इन थ्योरी ये चीजें एक्सप्लेन की गई है और ये कोशिश की जाती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। आगे इलेक्शन कमीशन जो है इट इज नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को पावर दी है टू कंडक्ट पार्लियामेंट इलेक्शन, मतलब सेंट्रल इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हर तरह का, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन जो है इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इन दोनों के इलेक्शन जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। तो इलेक्शन कमीशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ, आपको पता होना चाहिए कहां कहां के, स्टेट के, सेंटर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, दीज ऑल इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। आगे चलते हम लोग। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट डज नॉट प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया। आप देखिए मैंने आपको बताया कुछ क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, जैसे आपने देखा कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट मेंशन की हुई है, कहां कहां के इलेक्शन होंगे वो, लेकिन किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन नहीं करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो मैंने जैसे आपको रफ में आइडिया देगी, जो इलेक्शन कमीशन है एट प्रेजेंट ये इस समय इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आर्टिकल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन जो है कितने मेंबर बॉडी होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं दिस इज डिसीजन टेकन बाय पार्लियामेंट। तो ओरिजिनली जो था कमीशन में खाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जब 1950 में एस्टेब्लिश हुआ तो खाली एक पर्सन हुआ करता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2 एडिशनल कमिश्नर, पहली बार 2 एडिशनल कमिश्नर जो थे वो अपॉइंट किए गए 16 अक्टूबर 1989, लेकिन 1 जनवरी 1990 तक ही उनको रखा गया। मतलब पहली बार इलेक्शन कमीशन जो था वो 3 मेंबर बॉडी जो था वो बना था ऑन 14 अक्टूबर 1989 टिल 1 जनवरी 1990। अब उसके बाद फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो पहली उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 दिस वाज द डेट जिसके बाद से कॉन्सेप्ट ऑफ 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन हैज बीन इन ऑपरेशन। मतलब 1 अक्टूबर 1993 के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा से 3 मेंबर बॉडी रही है, जिसमें से जो है टॉप मोस्ट पोस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर से मिला के आपकी इलेक्शन कमिश्नर की जो इलेक्शन कमीशन की बॉडी है वो बनती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्शन कमीशन में ये नहीं होता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उसके बाद जब वो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर उनकी पावर कम है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के डिसीजन जो है उनको मानने पड़ेंगे। नो, इलेक्शन कमीशन को आप ये कह सकते हो 3 मेंबर बॉडी, जिसमें से एक को पोस्ट सीईसी होती है, 2 ईसी होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ दीज हैव इक्वल पावर। तो जो भी पावर होती है वो दोनों तीनों के मेजोरिटी, जो भी डिसीजन होता है तीनों के मेजोरिटी उसमें होता है। वीटो पावर या ऐसी कोई ओवरराइडिंग पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं होती है। इनकी सैलरी, इनका जो सारा प्रेसिडेंस है वो सब चीजें इक्वल होती है। बस एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं और 2 को इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, इतना फर्क है। तीनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट तीनों की प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। तो बस इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोस्ट, ये जो है जो मैंने आपसे बात करी थी आर्टिकल 324, ये जो बात करी है इसकी आर्टिकल की 324(3), इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल एक्ट एज चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब जब इलेक्शन कमीशन एक से ज्यादा मेंबर बॉडी हो जाती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन का काम करता है। रेस्ट एवरीथिंग, तीनों की पावर इक्वल है,
तीनों की सैलरी इक्वल है, एवरीथिंग एल्स इज इक्वल। तो एनी डिसीजन इज टेकन बाय द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी अमंग द थ्री विदाउट एनी ओवर रूलिंग पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर जो है वो ओवर रूलिंग होती है, डेट इज फॉल्स। आपकी तीनों की पावर इक्वल होती है और एट प्रेजेंट जैसे मैंने बताया इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर बॉडी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर। और ये कभी भी वेरी भी हो सकते हैं, 3 का 4 भी बना सकते हैं, 3 के 2 भी बना सकते हैं, 3 का 1 भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इट कैन बी चेंज, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात होती है टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं दे आर अपॉइंटेड फॉर टेन्योर ऑफ 6 साल। ये कोई भी इलेक्शन कमिश्नर 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं दे आर अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, ये तो हो गया आपका एज का या टेन्योर के पीरियड का। दोनों जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर आर नॉट री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। इनको आप वापस री अपॉइंट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर को वापस बना दिया, नो, यू कैन नॉट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। तीसरा, अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर को आप सीईसी बनाते हो, जैसे नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होता है तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको सीईसी बना दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 4 साल से इलेक्शन कमिश्नर है, तो जब वो सीईसी बनेगा तो ऐसा नहीं है कि वो 6 साल के लिए सीईसी बनेगा, वो बनेगा 2 साल के लिए सीईसी, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर होता है दैट इज टेकन इनटू अकाउंट जब वो सीईसी बनता है। तो मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी बन रहा है तो टोटल 6 साल जो है दिस कैन बी डिवाइडेड इन इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो। So if any election commissioner is appointed as chief election commissioner, his term of office shall not be more than 6 years in aggregate as the election commissioner and the chief election commissioner. तो टोटल 6 साल का टेन्योर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अलग से टेन्योर नहीं होता इफ इलेक्शन कमिश्नर इज बिकमिंग अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे चेंज नहीं किया जाता। 6 साल टोटल एग्रीगेट में होता है ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन टोटल। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर चेंजेस ब्यूड बाय 2023 एक्ट। देखो 2023 से पहले जो सैलरी होती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर की दैट वाज इक्वल टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन 2023 में एक नया एक्ट लाया गया है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को और इसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर को, इन सबको चेंज किया गया। तो अब जो सैलरी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर द 1991 एक्ट। 2023 एक्ट के पहले जो एक्ट था 1991 एक्ट, इट वाज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो दिस इज ऑल अबाउट टेन्योर एंड सैलरी। तो आपने टेन्योर के बारे में पढ़ लिया, सैलरी के बारे में पढ़ लिया, कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, अब चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो या इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, बात एक ही है, प्रोसीजर एक ही है। और इसके भी जो आर्टिकल ने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसका भी प्रोविजन जो है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है। तो रिमूवल का प्रोसीजर भी जो कि कौन से में आर्टिकल 324(5), जो आर्टिकल 324 का 5th पार्ट है, इट स्पेसिफाई द रिमूवल ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। इट स्टेट दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा कि भाई जैसे आप सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता है जो भी इंडियन कोर्ट से उनको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया था, तो जिस तरीके से आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हो वही प्रोसेस जो होता है इट इज फॉलोड फॉर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। So this means constitution is tried to protect the post of chief election commissioner from political interference and pressure। ये भाई ऐसा नहीं कि आपका मन किया और आपने एक ऑर्डर निकाल के उनको डिसमिस कर दिया, नो, that is not possible। You can only dismiss a chief election commissioner as the same process as judges of Supreme Court। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ इनकैपेसिटी, या तो ऐसा कोई इन्होंने काम किया हो जिसका क्या कहते हैं कोई भाई उससे मिसबिहेवियर किया हो कि उसके बिहाफ पे, या ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे करोगे आप रिमूव, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो आपको एक रेजोल्यूशन देना पड़ता है
जो कि पास होना चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, विद स्पेशल मेजोरिटी। अब देखो ये जो मेजोरिटी होती है ये भी अलग अलग होती है, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। जैसे मान लीजिए हाउस की स्ट्रेंथ है 500, ठीक है, उसके मतलब कि उसका आधा हुआ 250, तो 250 से ज्यादा वोट तो होने ही होने चाहिए। इसके अलावा जितने मेंबर प्रेजेंट है उसके भी 2/3 जो है वो पॉजिटिव वोट होने चाहिए। मतलब अगर मान लो 500 की स्ट्रेंथ है और 400 मेंबर प्रेजेंट है, तो 400 का आप 2/3 निकालोगे, 400 इंटू 2/3 इतना होना चाहिए, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 250। अगर वो नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो 400 का अगर मान ली फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरा हाउस जो है वो 500 लोग हो गए, तो 500 का 50% हुआ 250। अब मैंने कहा 400 लोग प्रेजेंट थे, उसका 2/3 मान लो 800/3, तो दिस विल बी 3 टू द 6, 233। तो 233 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि 250 मिनिमम चाहिए तो इट शुड एक्सीड 250। ऐसा नहीं है कि 234 वोट्स होंगे और आप हटा दोगे, नो। मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो मतलब अगर 400 मेंबर प्रेजेंट है और उससे भी 2/3 की वोटिंग करके अगर 233 आ रहा है, स्टिल क्योंकि 250 जो है वो मिनिमम फिगर चाहिए ही चाहिए, उससे ऊपर वोट होने चाहिए, वरना आप नहीं निकाल सकते। तो प्रोविजन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है शैल नॉट बी, इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रोसेस है। इसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता तब तक आप बचे हुए इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते हो। चीफ इलेक्शन इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट बात आती है सेटअप ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब देखो इलेक्शन कमीशन आपको समझ में आ गया, इट इज अ 3 मेंबर बॉडी। अब ये जो तीनों मेंबर है ऐसा तो है नहीं अकेले काम करते होंगे, इनको कोई स्टाफ होता होगा जो कि सपोर्ट करता है, और किस तरह से करता है। तो द कमीशन हैज ए सेपरेट सेक्रेटरिएट एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मैंने बताया इनका सेपरेट सेक्रेटरिएट है, जिसमें करीब 550 ऑफिशियल हायर का सेटअप। तो टू असिस्ट इलेक्शन कमिश्नर, कोई भी इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद 5 और 6 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और डायरेक्टर जनरल होते हैं। ये सारी चीजों का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। ये सेटअप जो है वो पार्लियामेंट में किया गया है, किस तरह से सेटअप होना है। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं दे कैन अपॉइंट देम, इसका प्रेसिडेंट से भी ये सब जो चीजें हैं दीज आर इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 5 और 6 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, देन डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, दे ऑल सपोर्ट डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। जो वर्क होता है इट इज ऑर्गेनाइज इन डिवीजन, ब्रांचेस एंड सेक्शन। ईच ऑफ द लास्ट मेंशन यूनिट इज इन चार्ज ऑफ सेक्शन ऑफिसर एट द स्टेट लेवल। इलेक्शन वर्क इज सुपरवाइज विद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट में आप देखोगे जैसे कि अगर दिल्ली में इलेक्शन होने तो उसमें एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा। किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो वहां का जो स्टेट का इलेक्शन वर्क होता है दैट इज सपोर्टेड बाय सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ही इज द हेड ऑफ दैट स्टेट हु रिपोर्ट टू इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और ये जो होता है ये इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है एट द डिस्ट्रिक्ट। अब आपको पता है स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइडेड होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, उसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ, देन आपका इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, ये सारे होते हैं जो कि अलग से एक लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किए। तो इस लेक्चर में क्योंकि हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है ये हम बाद में अलग से लेक्चर में सीखेंगे। नेक्स्ट बात आती है बजट एंड एक्सपेंडिचर की। इलेक्शन कमीशन अगर इतनी बड़ी बॉडी है तो उसका खर्चा, उसका जो बजट है वो कहां से आता है। तो बजट ऑफ इलेक्शन कमीशन इज फाइनेंस डायरेक्टली इन कंसल्टेशन बिटवीन द कमीशन एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब ये जो बजट है ये इलेक्शन कराने के लिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये बजट है इलेक्शन कमीशन का खुद के खर्चे के लिए, मतलब जो उनके स्टाफ की सैलरी हो गई या उनका जो काम करने का तरीका है या उनको जो फैसिलिटीज देनी है, ये बजट जो होता है डेट इज फाइनलाइज बिटवीन कमीशन एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो एक्सपेंडिचर आपका इलेक्शन कराने में होता है, expenditure on actual conduct of election is reflected in the budget of Ministry of Law and Justice and concerned state or UT। तो इलेक्शन कराने का बजट जो होता है that is not allotted to election commission। जो वो बजट होता है it is reflected in budget of Ministry of Law and Justice and the concerned state and UT। तो अगर इलेक्शन आपके पार्लियामेंट के होने तो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट बॉन्ड करती है। अगर इलेक्शन आपके स्टेट के होने
तो वो कंसर्न स्टेट के ऊपर होता है। और अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन पार्लियामेंट और स्टेट के होने तो एक्सपेंडिचर जो होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली शेयर होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्शन का खर्चा होता है डेट इज नॉट इन द बजट ऑफ इलेक्शन कमीशन, उसको इलेक्शन कमीशन को अलॉट नहीं किया जाता। डेट इज अलॉटेड आइदर टू यूनियन गवर्नमेंट इफ पार्लियामेंट इलेक्शन है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं। तो आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो मैं फिर से बताऊंगा, दीज ऑल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बताया गया खर्चे कैसे डिसाइड होने हैं। सब ये सब चीजें जो होती हैं ये रूल मेकिंग है, जो कि आपके रूल्स में बनाए गए, पार्लियामेंट ने रूल बताए। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कंडक्ट करती है, तो इसकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, कुछ प्रोविजन दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहली बात तो ये, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन आइदर बी चैलेंज इन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय इलेक्शन पिटीशन आफ्टर इलेक्शंस आर ओवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई इलेक्शन हो रहा है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जब किसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, दे कैन नॉट इंटरवीन इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन। जब तक आपके पोल्स खत्म नहीं हो जाते, इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते, जब तक क्या कहते हैं रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, टिल द टाइम जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरवेन। आफ्टर दैट, तो ये जो पावर है ये आर्टिकल 329 में दी गई है। By virtue of Article 329 of Constitution, once the actual process of election is started, judiciary cannot intervene by entertaining petitions on the conduct of the poll. कोई भी petition अगर judiciary में submit हो रही है, till the time elections are not over, by Article 329, they cannot interfere in election process. Once the polls are completed and result declared, commission cannot review any result on its own. अब ये भी चीज ये, अब मान लो कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अब भाई मैं जाता हूं, फलाना डिमका जाता है, मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे रिजल्ट नहीं पसंद आया। जैसे मान लो आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, आपने कहा भी मेरे को नहीं पसंद आया, मुझे रीचेकिंग करानी है, तो ऐसा नहीं इलेक्शन कमीशन खुद उठ के रिव्यू करने लगा। नो, ये जो प्रोसेस है, इट इज रिव्यूज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन डाली जाती है, जो कि पहले हाई कोर्ट के बारे में डाली जाएगी, हाई कोर्ट या फिर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बिफोर द हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर आपका इलेक्शन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, तो आप क्या कहते हैं हाई कोर्ट में पिटीशन डालोगे, हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन को आफ्टर रिजल्ट आर डिक्लेयर टू रिव्यू द इलेक्शन, अगर करना होगा तो, नहीं तो नहीं भी कर सकता और वो रिजेक्ट भी कर सकता है पिटीशन। और अगर वो ऑफिस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का है, तो सच पिटीशन कैन ओनली बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो वो इलेक्शन हुआ है, तो उसकी पिटीशन खाली सुप्रीम कोर्ट में ही आप सबमिट कर सकते हो। हाई कोर्ट विल ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट द पिटीशन ऑफ दीज थिंग्स। तो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन की। अब भाई इलेक्शन कमीशन अगर इतने काम कर रहा है, तो मेन चीज तो ये देखने है कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शन है क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रहा है और उसके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात होती है, देखो इलेक्शन कमीशन का फंक्शन जो आपको सबको पता है, प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स ऑफ एलिजिबल वोटर। जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं। कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ किस किस के इलेक्शन करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था। म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन कमीशन नहीं करता, तो इट कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इन चारों के इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। इसके अलावा कब इलेक्शन होने, कहां पे होने, कौन सी डेट पे, लोकेशन, क्या चीज, कौन सी डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, सब चीजें इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती कि आप इधर इलेक्शन कराओ या वो सब कुछ नहीं। दीज ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज को, जो ये मैंने लेक्चर में डिस्कस भी किया था पॉलिटिकल पार्टीज वाले, कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को क्या सिंबल देना है, क्या रिकॉग्निशन देनी है, स्टेट पार्टी होगी, नेशनल पार्टी होगी, कब नेशनल से स्टेट पार्टी बननी है, कभी क्या कहते हैं कितने वोट मिले जिससे कि वो स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी अपग्रेड हो जाए। दीज ऑल थिंग्स, कैंपेन रिलेटेड एक्सपेंडिचर, दीज ऑल थिंग्स आर गवर्न बाय इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा कोई भी इलेक्टोरल करप्शन हो रही है या फिर कभी भी क्या कहते हैं कोई कंप्लेंट आ रही है मॉडल कंडक्ट के बारे को ब्रेक करने के बारे में, दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो लुक्ड आफ्टर बाय इलेक्शन कमीशन। डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता ड्यूरिंग इलेक्शन।
इसके बाद इलेक्शन कमीशन की कुछ पावर्स भी होती है विच बी कॉल्ड जुरिस्डिक्शन एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शन. इलेक्शन कमीशन हैज द पावर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई सिलेक्टेड एमपी एमएलए इलेक्शन कमीशन की नॉलेज में ये आता है कि उन्होंने फेक पेपर सबमिट किए है, कुछ भी फेक है या कोई भी ऐसी चीज की है जो कि इलेक्शन कमीशन पार्शियल इलेक्शन नहीं हुए उस टाइम पे या कुछ भी झूठी इंफॉर्मेशन है, तो इलेक्शन कमीशन हैज पावर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ओपिनियन ऑफ कमीशन, अगर कमीशन बोल देगा तो इसमें जो ये ओपिनियन होती है इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और गवर्नर. मतलब आप इसको प्रेसिडेंट जो है दे कैन नॉट ओवर रूल द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन. इफ इलेक्शन कमीशन सेज दिस मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड तो दिस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट और गवर्नर. इसके अलावा अगर सुप्रीम या हाई कोर्ट में भी ऐसे कोई भी केस आते हैं तो वो भी इलेक्शन कमीशन को ही रेफर होते हैं. इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता या कोई सिटिंग एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता. इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं या अलॉटमेंट सिंबल, ये सारी चीजें भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन. अब हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के टॉप मोस्ट पोजीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में. ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि इलेक्शन कमीशन की क्या पावर होती है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होती है, कैसे आप रिमूवल करते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कैसे आप टेन्योर डिसाइड होता है. लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है या उसका प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. तो अब हम लोग यही बात करेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है, जैसे कि हमने आर्टिकल 324 में देख लिया. ज्यादातर अब ये कौन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसे अपॉइंट करना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उससे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डायरेक्ट नहीं दी है. तो ज्यादातर क्या होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ही इज ए मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज और मोस्टली आईएएस कैडर का होता है. 99% या अभी तक 100% जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने वो शायद आईएएस कैडर के ही बने. Chief Election Commissioner and other election commissioner appointed by President upon the recommendation of Selection Committee. देखो, this is very important. On the recommendation of Selection Committee. अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. लेकिन प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन कमेटी. अब पूरी जो घमासान है पॉलिटिकल पार्टीज के वो इसी चीज का चलता है. ठीक है, क्यों चलता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इनकी जो रैंक होती है, डे रैंक 9th इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. जो इनका अगर मैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में देखूं तो ये इनका ऑर्डर जो होता है, ये इनकी जो रैंकिंग होती है 9th ऑल ओवर इंडिया, जो इनकी पोजीशन होती है 9th, जो कि इक्विवेलेंट होती है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी चेयरमैन एंड सीएजी के बराबर होती है. अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन एनी प्रोसेस टू चूज इलेक्शन कमिश्नर. तो एक कमेटी बनाई जाती है. अब कमेटी अभी न्यू एक्ट 2023 में जो पास हुआ है, इसके टाइम पे जो एट प्रेजेंट जो अभी रूलिंग है और जिससे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सिलेक्ट किया जाता है, उसकी कमेटी में 3 लोग होंगे. प्राइम मिनिस्टर होगा चेयरपर्सन, यूनियन कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेटेड है प्राइम मिनिस्टर, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा. ठीक है, according to the new law passed in 2023 named as chief election commissioner and other election commissioner act 2023, such committee is headed by the law minister. अब इसमें क्या है, देखो, ये जो कैबिनेट को, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इसको एक सर्च कमेटी जो है वो 5-6 नेम जो है वो करेगी. क्या करेगी? रिकमेंड करेगी. जो सर्च कमेटी जो है इट विल बी हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर एंड कंप्राइजिंग 2 यूनियन सेक्रेटरी विल प्रिपेयर ए पैनल ऑफ 5 नेम फॉर द सिलेक्शन कमीशन टू टेक अ कॉल. तो इससे पहले जब ये सिलेक्शन कमेटी का जो 2023 का रूल नहीं आया था, उससे पहले जो रूलिंग थी उसके हिसाब से जो इलेक्शन कमिश्नर थे दे वर अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑन द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन एंड मोस्टली द सीनियर मोस्ट जो सीईसी था उसको बना दिया जाता था. लेकिन अब ये चीज हुई है कि यहां पे जो है पावर कोशिश की गई है, या ये कहा जा रहा है कि ये पावर कोशिश की गई है सिलेक्शन कमेटी ने कि रूलिंग पार्टी अपने किसी फेवरेबल कैंडिडेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसकी भी रूलिंग आ रही है. लेकिन रूलिंग भी आनी है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अगेंस्ट है. लेकिन देखते हैं क्या रूलिंग आती है. लेकिन एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो दिस इज द कमेटी टू चूज चीफ इलेक्शन कमिश्नर.
अब बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो ये हो गया सीईसी, तो आपने सब चीजें अब देख ली। सीईसी कौन रिप्रेजेंट अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। इट इज गिव रिमूव बाय, दे आर रिमूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से। टेन्योर 65 ईयर्स या फिर 6 साल। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीजें नोट कर ली हैं। अब अगर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में बोला जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं वो टोटल हुए 25। ठीक है। इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम था सुकुमार सेन, आपको ध्यान रखना है। इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम था सुकुमार सेन। ओनली वुमेन इन 25 में से। अभी तक आपने देखा होगा ज्यादातर अगर आप फॉलो करते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई वुमेन नहीं रही है, खाली एक वुमेन रही है। शी वाज द 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम था वीएस रमा देवी। बट वीएस रमा देवी का जो टेन्योर है वो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है, 16 दिन का। मतलब ये खाली इलेक्शन कमिश्नर बनी तो, लेकिन ये खाली 16 दिन के लिए इलेक्शन कमिश्नर बनी वीएस रमा देवी। और क्यों बनी, इनकी कहानी एक अलग है। गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, अगर आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट हाँ, ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई थी, तो जो इलेक्शन कमिश्नर था वो भी नई गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। क्योंकि जब तक क्या कहते हैं रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करते तब तक फाइल को वापस मंगा दिया गया था। तो एक तरह से 16 दिन के अंदर ही जो ये नाम था ये प्रेसिडेंट के एक्सेप्टेंस के बिना हुआ, इसलिए क्या कहते हैं शी वाज द शॉर्टेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस रामा देवी। सेकंड शॉर्टेस्ट टेन्योर अगर बात करें तो है वो है हरि कृष्ण ब्रह्मा का, जो कि है 92 डेज। फर्स्ट 2 इलेक्शन, अब ये फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर तो मैंने बता दिया सुकुमार सेन, लेकिन अभी आपने पढ़ा था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो बाद में, मतलब स्टार्टिंग से तो इलेक्शन कमिश्नर एक मेंबर बॉडी थी, तो पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर जो सिलेक्ट किए गए थे वो थे मिस्टर जीएस गिल एंड मिस्टर केवी कृष्णमूर्ति। ठीक है। अब 2025 की बात करें तो जनवरी 2025 में जो इलेक्शन कमीशन अभी कंसिस्ट है उसमें श्री राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, श्री ज्ञानेश कुमार इज इलेक्शन कमिश्नर एंड डॉक्टर सुरभीर सिंह संधू इज इलेक्शन कमिश्नर। तो ये 3 मेंबर बॉडी जो है एट प्रेजेंट जो है इट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्शन कमीशन। राजीव कुमार जी जो है वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, उसके बाद कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो सारी चीजें चेंज होती रहती है। अभी तक जो लिस्ट ऑफ सीईसी अगर आप देखना चाहते हो तो ये मैंने आपको नोट्स में दी हुई है, आप इसे रेफर कर सकते हो। पहले सुकुमार सेन, कल्याण सुंदरम, इस तरह से मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है जो भी हमारे अभी तक 25 जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन डिटेल। देखिए आर्टिकल 324(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर ऑफ इलेक्शन। अब ये मैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली मेंशन है रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। तो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप ध्यान से पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो पहला आर्टिकल 324(1) कहता है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन की पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 324(2) सेज इलेक्शन कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अदर इलेक्शन कमिश्नर एज पर प्रेसिडेंट डिसीजन। जैसा कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो बोला है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, दैट इज व्हाई इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। लेकिन कितने अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला कि 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 324(3). इट सेज दैट इलेक्शन कमिश्नर सो अपॉइंटेड, अगर आप मान लो एक से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही विल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन, जैसा कि हो रहा है। ठीक है। आर्टिकल 324 पार्ट 4 सेज President can appoint regional commissioner to assist election commission before each general election of parliament in state। अभी तक रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नहीं अपॉइंट किए जाते क्योंकि ये कहते हैं स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट कर देता है, लेकिन प्रेसिडेंट को पावर दी गई है बाय इलेक्ट्रिकल आर्टिकल 324 पार्ट 4 कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन बिफोर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट। Next is Article 324(5). It gives power to Parliament to make law regarding to condition of service and tenure of office of election commissioner and regional। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 6 साल के लिए होगा या कितने साल के लिए होगा या क्या टेन्योर होगा, ये पावर जो है
वो आपको पार्लियामेंट को दी गई है टू मेक लॉस रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ सर्विस, कैसे अपॉइंट करना, ये सारी चीजें। इसके अलावा 324(5) ये भी कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसे अपॉइंट कर दिया मान लो 6 साल के लिए, उसके बाद आपको नहीं हमारा मन नहीं, हम 4 साल में क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया तो उसकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है उसे आप वेरी नहीं कर सकते आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंट करने से पहले अगर आपने रूलिंग बना रखी है 4 साल के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 6 साल बोला हुआ है तो आप उसे बाद में कट शॉर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको मैंने सारा इलेक्शन कमीशन के सारे टॉपिक जो है वो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, क्योंकि इससे डिटेल में आई डोंट थिंक सो इलेक्शन कमीशन आपको कोई समझा सकता है या आपको इससे ज्यादा कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत है, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ द प्रोविजन इन दीज नोट्स। ये नोट्स बनाते हुए मैंने ये ध्यान रखा है कि हर एक चीज आपको बहुत सिंपल तरीके से रेलिवेंट टू योर पेपर ही बताई जाए, जिससे कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप इसे पढ़ के मेरे ख्याल से क्या कहते हैं आधे घंटे के लेक्चर में आपको इलेक्शन कमीशन के हर एक चीज जो है वो आपको मेन जो है वो क्लियर हो गई, जिससे अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर सकें। इसके अलावा अगर आप इस नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत कम, बहुत मात्र 21 रुपए में आप इस नोट को खरीद सकते हैं और आगे के लिए रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आप जितना कमेंट करेंगे, जितना मुझे बताएंगे आपको कैसा लग रहा है, उतनी मैं कोशिश करके आपको और अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आपके पेपरों में हेल्प कर पाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।